Hello, my dear. Welcome again in Career Infinity Classes. Myself is अविनाश शर्मा. तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी. आज है हमारा लेक्चर 3. तो आज हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या बचा हुआ है टॉपिक. चलिए स्टार्ट करते हैं. प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए इस टेक्नोलॉजी के लिए क्या क्या प्रोसेस की ज़रूरत होती है. तो देखो बच्चों इसमें कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं. देखिए जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए या बायोटेक्नोलॉजी के लिए कुछ स्टेप्स की ज़रूरत होती है बच्चों. सबसे पहले आप बताओ, सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा. सबसे पहले चाहिए होगा डिज़ायर्ड डीएनए जिसमें आप इंटरेस्टेड हो. जिस डीएनए में आप इंटरेस्टेड हो वो डीएनए आपको चाहिए होगा. इसके लिए आपको आइसोलेशन ऑफ डीएनए करना पड़ेगा फ्रॉम द सेल. किसी न किसी सेल से डीएनए को निकालना पड़ेगा. तो बच्चों ये हो गया स्टेप 1. फिर उस डीएनए के टुकड़े करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पूरा डीएनए तो यूज़ नहीं करना, आपको एक उसका छोटा सा फ्रेगमेंट ही यूज़ करना है, क्योंकि डीएनए तो बहुत बड़ा होता है. अगर डीएनए बहुत बड़ा है तो आप पूरा का पूरा तो यूज़ करोगे नहीं, क्योंकि आप पर्टिकुलर जीन को ही यूज़ करोगे और जीन एक पर्टिकुलर पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं. तो आप उस जीन को कट कर लोगे, कट करने के उसको सेपरेट कर लोगे. कट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ किया था बच्चों हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. तो देखो क्या लिखा है, सेकेंड वाला पॉइंट है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. सबसे पहले आपने डीएनए को आइसोलेट किया सेल से, फिर उसको कट कर लिया. किसकी हेल्प से कट किया? मॉलिक्यूलर सीजर की हेल्प से. सीजर का नाम क्या है बच्चों? आरई, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. अब क्या करेंगे, अब जिस भी डीएनए में हम लोग इंटरेस्टेड होंगे उसको सेपरेट कर लेंगे. सेपरेट करने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया था बच्चों? जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस. चलिए बताइए, जो हमें छोटे पीस मिले थे वो कहां से मिले थे, कैथोड से या एनोड से? चलो जल्दी रिप्लाई करो. यस, एनोड से मिले थे. और बड़े पीस चाहिए तो कहां से मिले थे? वो हमें कैथोड से मिले थे. और डीएनए पे चार्ज कैसा होता है, रिप्लाई करिए. नेगेटिव, बिल्कुल. तो चलिए 3 स्टेप हो गए. फिर उसके बाद इस डीएनए को आप किससे जोड़ोगे? इस डीएनए को उसके साथ जोड़ेंगे जो इसे कैरी कर सकेगा. इसे कैरी कौन करता था बच्चों? वेक्टर. वेक्टर कई प्रकार के थे, जैसे बैक्टीरियोफेज, प्लाज्मिड, कॉस्मिड, फैगमिड, रेट्रोवायरस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन. उसके अलावा आपने देखा था ट्रांसपोजन्स यानी कि जंपिंग जीन. ये सारे वेक्टर्स थे, हम लोगों ने इसको लास्ट वीडियो में देखा था. तो अब जब वेक्टर के साथ, ये वेक्टर जो था इसके साथ जब आप डिजायर्ड डीएनए जोड़ दोगे, चलो इसके साथ हम लोग डिजायर्ड डीएनए जोड़ देते हैं. ये ग्रीन कलर का हमारा डिजायर्ड डीएनए है और ये वेक्टर का डीएनए था. जब इसके साथ इसको जोड़ दिया तो अब क्या हो गया, अब एक नया डीएनए बन गया. और इस न्यू डीएनए को हम क्या नाम देंगे? इस न्यू डीएनए को हम देंगे आर डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए. अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्या करेंगे? इसको किसी ना किसी सेल में एक्सप्रेस करने के लिए डालेंगे. किस में डालेंगे? जिस सेल में डालते हैं उसको बोलते हैं होस्ट. सबसे पॉपुलर होस्ट बच्चों क्या बताया था? एस्क्रीचिया कोली, क्योंकि ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, हमें फायदा पहुंचाता है, इसीलिए सबसे कॉमन होस्ट ई कोली यूज किया जाता है. तो ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, यानी कि जो आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है इट हैज टू बी ट्रांसफर इनटू द होस्ट. एंड मोस्ट पॉपुलर होस्ट बच्चों बोलो क्या होता है? एस्क्रीचिया कोली. ठीक है. अब इस होस्ट को कल्चर कराओगे. अगर इस होस्ट को कल्चर नहीं कराएंगे तो आपको प्रोडक्ट लार्ज स्केल पे नहीं मिलेगा. यानी इफ यू वांट टू कलेक्ट द लार्ज स्केल प्रोडक्ट देन यू हैव टू कल्चर द होस्ट या बैक्टीरिया इन द कल्चर मीडियम. उसके बाद अब आप इस प्रोडक्ट को, जो आपने डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाया है, वो उसको सेपरेट कर लोगे. प्रोडक्ट कैसे बनेगा? देखो जो जीन आपने डाला है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये वाला ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला, वो क्या करेगा? जीन होता क्या है? द पार्ट ऑफ डीएनए, फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए, मतलब वो डीएनए है. डीएनए अंदर जाके क्या बनाएगा? एमआरएनए. एमआरएनए से आगे क्या बनेगा? प्रोटीन. तो इसका मतलब अब आपको या तो कोई डिजायर्ड प्रोटीन चाहिए होगी, या एंटीबायोटिक चाहिए होगा, या कोई एंजाइम चाहिए होगा, वो आपको मिल जाएगा प्रोटीन. तो इसके बाद इसका मतलब आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा. डिजायर्ड प्रोडक्ट आपको मिल गया. तो आपने स्टेप्स देखे. सबसे पहला स्टेप क्या होगा? आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रॉम द सेल. नंबर 2, उसको कट करेंगे. किसकी हेल्प से कट करेंगे? आरई की हेल्प से. नंबर 3 क्या होगा?
जो कटा हुआ डीएनए है उसमें बहुत सारे पीस हमें मिले, मान लो हमें ए पीस, बी पीस, सी पीस, डी पीस, ऐसे 4 पीस मिल गए, बट वी आर इंटरेस्टेड इन द पीस ए, तो हमें तो ए पीस चाहिए। उसको सेपरेट कैसे करेंगे, उसको आइसोलेट करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं। फिर इसके बाद इस डीएनए को आप होस्ट के साथ जोड़ दो, सॉरी वेक्टर के साथ जोड़ देंगे। वेक्टर के साथ जोड़ देंगे तो एक नया डीएनए बन जाएगा। इस डीएनए को क्या बोलेंगे, आरडीएनए। देन दिस आरडीएनए हैज टू बी ट्रांसफर इनटू द होस्ट। फिर होस्ट को कल्चर करेंगे ताकि आपको प्रोडक्ट लार्ज स्केल पे मिल सके। फिर उस प्रोडक्ट को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और फिर हम उसे यूज कर सकते हैं। आइए हर एक स्टेप को देखते हैं। तो पहला स्टेप क्या था बच्चों, आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल ज्यादातर क्या होता है बच्चों, वैसे तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बच्चों, डीएनए। डीएनए क्योंकि ज्यादा स्टेबल है, डीएनए इंफॉर्मेशन को बेटर स्टोर कर सकता है, ठीक है ना, इसीलिए डीएनए इज मच बेटर जेनेटिक मटेरियल ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। देखो क्या लिखा है, recall that nucleic acid is the genetic material of all the organism without any exception। मतलब लगभग सभी हायर ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो लगभग क्या होता है, डीएनए। ठीक है, देखो ये नहीं लिखा है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में तो दोनों आ गए, यानी डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है और आरएनए भी। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर डीएनए होता है क्योंकि डीएनए स्टेबल है और ये इंफॉर्मेशन को बेटर तरीके से स्टोर कर सकता है। लेकिन क्लियर कर दिया, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड या डीएनए। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों। अब डीएनए कहाँ होगा, बैक्टीरियल सेल में ये यहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए नेकेड डीएनए होता है। ठीक है, यहाँ पर डीएनए देखो बच्चों, यहाँ पर होता है, ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल में डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है एंड न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे डीएनए होगा, इसका डीएनए यहाँ पर होगा, ठीक है, इसका डीएनए यहाँ पर होगा। ये क्या है, प्लांट सेल, और ये क्या है, फंगल सेल। तो सभी में देखो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी न्यूक्लियस मान लो तो भी उसके चारों तरफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेकेड न्यूक्लियस होता है, नेकेड। अब आप देखो डीएनए हमेशा अंदर प्रेजेंट है, लेकिन अब आप देखो इसके चारों तरफ क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है। इसके एनिमल सेल के चारों तरफ सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट सेल के चारों तरफ भी क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल। फंगल सेल के चारों तरफ भी क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल। अब आइए बता देते हैं किसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है। इसकी सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, पेप्टिडोग्लाइकन। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, जबकि प्लांट सेल की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की। इनकी सेल वॉल बनी होती है काइटिन। ठीक है, अब देखिए अगर हमें डीएनए को निकालना है तो डीएनए तो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है या वाल से घिरा हुआ है, वाल और मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। कौन सी वॉल, सेल वॉल। और कौन सी मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सब में कॉमन होती है बच्चों, इसीलिए डीएनए मेम्ब्रेन द्वारा घिरा हुआ है। अगर हमें डीएनए को निकालना है तो हमें सेल वॉल या इन मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ेगा। देखो इसकी सेल वॉल को तोड़ने के लिए एक एंजाइम का उपयोग करते हैं, दैट इज लाइसोजाइम। तो इसकी सेल वॉल टूट जाएगी। जब लाइसोजाइम उपयोग करेंगे बैक्टीरियल सेल वॉल पे तो इसकी जो सेल वॉल है वो ब्रेक हो जाएगी, जिससे डीएनए के निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एनिमल में सेल वॉल नहीं पाई जाती, लेकिन इसमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के लिए लिपिड होता है, तो इसके लिए लाइपेज एंजाइम का उपयोग कर लेंगे। क्या, सेल मेम्ब्रेन मेनली किसकी बनी होती है, लिपिड की, इसलिए इसके लिए लाइपेज का एंजाइम का उपयोग कर लेंगे। और इसकी सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी है, तो इसके लिए कौन सा एंजाइम यूज करोगे बच्चों, हाँ बिल्कुल सही, सेलुलेज। ठीक है, इसका सेल वॉल किसका बना हुआ है, काइटिन का, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, काइटिनेज। इस प्रकार अब क्या होगा, अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो बाहर आ जाएगा। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, क्या होता है, देखो साइटोप्लाज्म में होता है प्रोटीन प्लस लिपिड भी होता है प्लस पॉलीसेक्राइड भी होता है। यहां न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बच्चों, डीएनए होता है, आरएनए होता है प्लस डीएनए और आरएनए लिपटे किस पे होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ, तो हिस्टोन प्रोटीन भी होती है। मतलब कुल मिलाकर के आपको यह समझ में आया कि डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन ये सब यहां प्रेजेंट है,
और प्रोटीन, लिपिड, पॉलीसेक्राइड ये सब यहाँ प्रेजेंट है। तो ये सारे मटेरियल बच्चों बाहर आ जाएंगे, सारे मैक्रोमोलिक्यूल बाहर आ जाएंगे। ऑल द मैक्रोमोलिक्यूल, इनको मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। ऑल द मैक्रोमोलिक्यूल्स कम्स आउट आफ्टर द ब्रेक डाउन ऑफ द मेम्ब्रेन और सेल वॉल। हमें क्या चाहिए? वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द डीएनए। हम केवल और केवल किस में इंटरेस्टेड हैं? डीएनए को। तो बाकी का क्या करें बच्चों? देखो, कोई भी प्रोटीन हो, चाहे हिस्टोन प्रोटीन है या नॉर्मल प्रोटीन है, इसको पचाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज कर लेंगे? इसको पचाने के लिए, इधर मैं लिख देता हूं, इसको पचाने के लिए प्रोटीएज एंजाइम यूज कर लेंगे। बताइए, प्रोटीन इज डाइजेस्टेड बाई प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीन को कैसे डाइजेस्ट कर दोगे? प्रोटीएज एंजाइम की हेल्प से। ठीक है बच्चों। आरएनए को कैसे डाइजेस्ट कर देंगे? आरएनएज की हेल्प से। ठीक है बच्चों, चलिए आरएनए भी पच गया, प्रोटीन भी पच गई। लिपिड को पचाने के लिए बच्चों क्या करोगे? लाइपेज का उपयोग कर दो, लाइपेज का उपयोग कर दो। पॉलीसेक्राइड को पचाने के लिए बच्चों पॉलीसेक्राइडेज का उपयोग कर दीजिए, पॉलीसेक्राइडेज। क्या बच्चों डीएनए एज का उपयोग करेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आप डीएनए एज का यूज कर दोगे तो डीएनए भी डाइजेस्ट हो जाएगा। यहां पे अब क्या बचा? प्रोटीन पच गई, आरएनए पच गया, लिपिड पच गया, पॉलीसेक्राइड पच गया। क्या बचा बच्चों? डीएनए। अब डीएनए आपको प्योर अवस्था में मिल गया है। ठीक है, अब डीएनए आपके टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट है और यहीं पर आपकी ब्रोकन सेल भी है, जो सेल आपने तोड़ी है वो भी है, और यहीं पर आपके पचा हुआ प्रोटीन भी है, पचा हुआ लिपिड भी है, पचा हुआ पॉलीसेक्राइड भी है, और डीएनए का पूरा पूरा फ्रेगमेंट है। ठीक है बच्चों, अब इसमें पानी डालें या फिर अल्कोहल? देखो बच्चों, अगर पानी डालो तो डीएनए जो होता है पानी में बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है। डीएनए पानी में सॉल्युबल होता है तो इसका मतलब ये आप इसको सेपरेट नहीं कर पाओगे। जब तक डीएनए प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में नहीं आएगा तब तक आप उसको सेपरेट नहीं कर पाओगे। और डीएनए को सेपरेट करने के लिए इसको क्या करो? दारू पिला दो, अल्कोहल पिला दो, चिल्ड पिलाना, चिल्ड बियर पिलाना। चिल्ड क्यों? इसका मैं कारण बताता हूं आपको। क्योंकि चिल्ड रहेगा, लो टेम्परेचर रहेगा, लो टेम्परेचर पर इसको अलग करना काफी आसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो डीएनए को पचाने वाले एंजाइम थे वो भी तो थे हमारे सेल में। ठीक है, डीएनए एज भी था, लेकिन वो एंजाइम अगर आप चिल्ड एथेनॉल नहीं दोगे तो टेम्परेचर ऑप्टिमम रहेगा। अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम रहेगा तो एंजाइम डीएनए को पचा लेंगे। इसीलिए डीएनए को नहीं पचने देना है। और आपको पता है एंजाइम को इनएक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चिल्ड अवस्था देनी पड़ेगी। बताइए, अगर लो टेम्परेचर देते हैं तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है, अगर हाई टेम्परेचर देते हैं तो एंजाइम डीनेचर्ड हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर दोगे तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड भी अलग हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग चिल्ड एथेनॉल का उपयोग करते हैं। और चिल्ड और एथेनॉल क्यों? क्योंकि एथेनॉल जो होता है, अल्कोहल जो होता है, वो डीएनए की सॉल्युबिलिटी को कम कर देता है। अगर डीएनए की सॉल्युबिलिटी को कम कर देगा तो फिर डीएनए आसानी से प्रेसिपिटेट हो जाएगा और हम उसे अलग कर पाएंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आइए पूरा पढ़ते हैं। देखिए, इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद आरई, अगर आप डीएनए को आरई से काटना चाहते हो तो ये आपको किस अवस्था में चाहिए? प्योर अवस्था में चाहिए। मतलब इट शुड बी फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल। कौन कौन से मैक्रोमोलिक्यूल से फ्री रहना चाहिए? प्रोटीन नहीं होना चाहिए इसमें, लिपिड नहीं होना चाहिए, पॉलीसेक्राइड नहीं होना चाहिए, आरएनए नहीं होना चाहिए, और हिस्टोन प्रोटीन नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, अब क्या लिखा? इसके लिए करेंगे क्या? इसके लिए डीएनए को निकालने के लिए हम जानते हैं कि वो मेम्ब्रेन द्वारा घिरा हुआ है या सेल वॉल द्वारा घिरा हुआ है। तो वी हैव टू ब्रेक द सेल ओपन टू रिलीज द डीएनए along with other macromolecule such as RNA, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड एंड लिपिड। मतलब जब आप सेल के वॉल को ब्रेक करोगे या मेम्ब्रेन को ब्रेक करोगे तभी जाकर के डीएनए बाहर आएगा। उसके साथ ही साथ और क्या बाहर आ जाएंगे? आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड और लिपिड। दिस कैन बी अचीव्ड बाई, ये काम कैसे करेंगे? अगर बैक्टीरियल सेल है, प्लांट सेल है या एनिमल सेल है तो उसको एंजाइम की हेल्प से तोड़ देंगे। बैक्टीरिया को तोड़ने के लिए बच्चों कौन सा एंजाइम यूज किया था? बैक्टीरिया के सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए लाइसोजाइम यूज किया था। जबकि बताइए फंगस की सेल वॉल को तोड़ने के लिए हमने काइटिनेज यूज किया था। प्लांट की सेल वॉल को तोड़ने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया था बच्चों? तो सेलुलेज नाम का एंजाइम यूज किया था। देखिए ये लिखा हुआ है, पढ़िए। बैक्टीरिया के लिए लाइसोजाइम, प्लांट के लिए सेलुलेज, फंगस के लिए काइटिनेज, एनिमल सेल के लिए बता दिया था आपको लाइपेज। अब आप जानते हो कि जीन आर लोकेटेड ऑन द लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इंटरबाइंडेड विद द प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज हिस्टोन। मतलब ये बोला गया हिस्टोन के चारों तरफ डीएनए लिपटा होता है, तो इसका मतलब हिस्टोन को भी सेपरेट करना पड़ेगा हमें। देखिए लिखा है,
आरएनए को हटाने के लिए आपने क्या किससे ट्रीटमेंट करा दिया? राइबोन्यूक्लियस। इसी को हमने बोला था आरएनएज, शॉर्ट में बोल देते हैं आरएनएज। तो आरएनएज या आरएनए राइबोन्यूक्लियस, पूरा नाम है राइबोन्यूक्लियस। प्रोटीन को पचाने के लिए क्या बोला गया? उसको पचाने के लिए आपने प्रोटीएज का इस्तेमाल किया। अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स को आप कैसे रिमूव करोगे? कोई ना कोई एंजाइम की हेल्प से, जैसे पॉलीसेक्राइड्स को पचाने के लिए पॉलीसेक्राइडेज। अब आपको डीएनए प्यूरिफाइड फॉर्म में मिल गया, लेकिन आपको डीएनए प्रेसिपिटेट फॉर्म में तभी मिलेगा जब आप क्या करोगे? उसमें चिल्ड एथेनॉल का एडिशन करेंगे। जब तक चिल्ड एथेनॉल नहीं मिलाओगे, चिल्ड होने से क्या होता है बच्चों? जो डीएनए को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम जो ऑलरेडी प्रेजेंट थे सेल के अंदर, वो क्या करेंगे? वो एक्शन करना कम कर देंगे, और जो एथेनॉल होता है वो प्रेसिपिटेट में बदल देता है डीएनए को। ठीक है, इस वजह से अब ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और जब प्रेसिपिटेट हो जाएगा तो ये फाइन धागों के रूप में दिखाई पड़ेगा। डीएनए एडहेयर हो जाता है, एक साथ जुड़ जाता है। ठीक है, और फाइन धागों के रूप में दिखाई पड़ने लगता है इन द सस्पेंशन। इस पूरे सस्पेंशन में देखो ये धागे नुमा दिख रहा है ये डीएनए, और इसको निकाल लेने की प्रोसेस को, इससे टेस्ट ट्यूब में बहुत सारी चीजें हैं। टेस्ट ट्यूब में क्या क्या था बच्चों? मैंने क्या बोला था? टूटी हुई सेल है, ठीक है, उसके टुकड़े हैं, पचा हुआ प्रोटीन है, पचा हुआ लिपिड है, पचा हुआ आरएनए है। ठीक है, तो आपको केवल और केवल क्या चाहिए? डीएनए। इसके लिए आपने चिल्ड एथेनॉल मिला दिया, और उसके बाद एक वो ग्लास रॉड होती है बच्चों, ग्लास रॉड की हेल्प, जिसको बोलते हैं स्पूलर, इस पूलर की हेल्प से इसको अलग कर लिया। इस प्रेसिपिटेट को देखो इस ग्लास रॉड की हेल्प से अलग कर देते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्पूलिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? स्पूलिंग। ये फिगर किस चीज का है? स्पूलिंग का। स्पूलिंग का मतलब होता है डीएनए को टेस्ट ट्यूब से ग्लास रॉड की हेल्प से अलग कर लेना। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए स्पूलिंग द डीएनए। ये देखिए ग्लास रॉड है, जिसको हम लोग स्पूलर भी कहते हैं, स्पूलर, उसकी मदद से इसको अलग कर लिया देखो। और इसके अलग करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? स्पूलिंग। डीएनए इज स्टिकी। डीएनए बहुत स्टिकी होता है और एक दूसरे से जुड़ जाता है। ठीक है, ग्लास स्टीयरिंग रॉड, एक ग्लास स्टीयरिंग रॉड होती है जिससे हम डीएनए को स्पूल कर लेंगे। स्पूल मतलब होता है रिमूव कर लेना, उससे टेस्ट ट्यूब से रिमूव कर लेंगे। ठीक है, कैसे रिमूव करते हैं? बाय यूजिंग ए टर्निंग मोशन, मतलब ऐसे गोल गोल घुमाते हैं इस रॉड को, ऐसे गोल गोल रॉड को घुमाते हैं और ये अलग हो जाता है। ठीक है, अच्छा, वाई कोल्ड एल्कोहल इज यूज्ड? तो मैंने क्या बोला था? डीएनए पानी में ज्यादा सॉल्युबल है, इसीलिए प्रेसिपिटेट नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे ही आप इसको एल्कोहल में डालते हो, इट विल प्रेसिपिटेट। ये किस में बदल जाएगा? प्रेसिपिटेट में। अच्छा, कोल्ड एल्कोहल यूज करते हैं, ठीक है, इसके लिए चिल्ड एथेनॉल यूज किया था हम लोगों ने, ये बात बिल्कुल क्लियर है। फिर आगे देखो क्या लिखा है? दिस अलाउ द, कोल्ड लेने से क्या होता है? डीएनए टू बी प्यूरिफाइड फॉर सबसिक्वेंटली जेनेटिक टेस्टिस। डीएनए प्यूरिफाइड हो जाएगा, ठीक है, और हम उसको यूज कर सकते हैं किसी भी काम में। एडिंग एल्कोहल इज अ सोल्यूशन टू कंटेनिंग द डीएनए इज अ सिंपल वे, मतलब एल्कोहल मिला देंगे तो डीएनए को आसानी से अलग कर पाएंगे, और डीएनए प्योर डीएनए जो है वो आप अलग कर पाओगे। और कोल्ड लेने से टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होने से एंजाइम्स का एक्शन कम हो जाएगा, एंड दैट कैन ब्रेक डाउन द डीएनए। जो डीएनए को ब्रेक करने वाले एंजाइम थे, अब उसका एक्शन कम हो जाएगा, मैंने पहले ही बताया था। इससे आप बेटर एक्सट्रैक्शन कर पाओगे। तो आपने देखा ये एनसीईआरटी में नहीं था, इसका रीजन भी आपको समझ में आ गया। व्हाई चिल्ड एथेनॉल इज ट्रीटेड टू सेपरेट द प्योर डीएनए। अब क्या करोगे बच्चों? अब आपके पास डीएनए अलग हो गया है, डीएनए आपने स्पूलिंग प्रोसेस द्वारा अलग कर लिया है। अब इसको काटो। काटने के लिए क्या करेंगे बच्चों? आरी का उपयोग करेंगे, फिर इनको अलग भी करेंगे। तो लिखा है कटिंग द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, इसके लिए क्या यूज करेंगे? आरी। देखो क्या लिखा है, आरी यानी मॉलिक्यूलर सीजर, ये इसको डाइजेस्ट कर देता है। डाइजेस्ट का मतलब होता है बच्चों काट देना। आर परफॉर्म बाय इंक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको डाइजेस्ट करता है जो प्यूरिफाइड डीएनए है, इसीलिए उसके साथ उसको ट्रीट करा दो और ऑप्टिमल कंडीशन देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि बच्चों यहाँ पर आपको ऑप्टिमल कंडीशन देनी है। एंजाइम के लिए ऑप्टिमम कंडीशन कितने डिग्री सेल्सियस होती है? 25 से 40 डिग्री सेल्सियस।
इस टेम्परेचर पर एंजाइम ऑप्टिमली काम करते हैं, यानी बेस्ट तरीके से काम करते हैं। मैंने अभी बताया भी था, लो टेम्परेचर पर इनएक्टिव हो जाते हैं और हाई टेम्परेचर पर डीनेचर्ड यानी नष्ट हो जाते हैं परमानेंटली। ठीक है, इसलिए ऑप्टिमम कंडीशंस आपको देनी है ताकि एंजाइम स्पेसिफिकली काम कर सके। अब बच्चों जब डीएनए के पीस हो जाएंगे, तो मैंने मान लिया इसके 4 पीस हो गए, ए बी सी डी। अब आप किसी एक ही पीस में तो इंटरेस्टेड होगे बच्चों। इसको अलग करने के लिए देखो जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस का उपयोग किया था। कल हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था इसको, लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ा था कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लोड कर देते हैं। इधर कैथोड होता है कि एनोड, इधर कैथोड होता है, इस तरफ क्या होता था, एनोड। मैंने अभी अभी बताया था कि अगर आपको बड़े पीस चाहिए तो कैथोड की तरफ से लोगे, छोटे पीस चाहिए एनोड से लेंगे। ठीक है, और यहां पे क्या इस मेथड का नाम था, याद करो, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो देखिए लिखा है, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस इज इम्प्लाइड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ आरई डाइजेशन। मतलब आरई जब काम कर लेगा तो आपको जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस का उपयोग करना पड़ेगा। डीएनए पर चार्ज कैसा था बच्चों, निगेटिव, इसीलिए हम लोग ने लोड कहां से किया था, कैथोड से। कैथोड निगेटिव को बोलते हैं बच्चों। और ये किस तरफ जाएगा, ये किस तरफ जाएगा, तो ये जाएगा पॉजिटिव की तरफ। किसकी वजह से जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, एक तरफ कैथोड यूज कर रहे हैं, एक तरफ एनोड यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी और ये माइनस से प्लस की तरफ जाएगा। और क्योंकि डीएनए पे माइनस चार्ज होता है तो माइनस माइनस को रिपेल करेगा और माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा। इस तरह से डीएनए अलग हो जाएगा। Hence it move towards the positive electrode। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड। बताइए, एनोड की तरफ जाएगा। डीएनए पर निगेटिव चार्ज है तो डीएनए किस तरफ से पुश किया जाएगा, कैथोड से। किधर की तरफ ये अट्रैक्ट होगा, तो एनोड की तरफ, एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। द प्रोसेस इज रिपीटेड विद द वेक्टर डीएनए ऑल्सो। जिस प्रकार आपने डिजायर्ड डीएनए को सेपरेट किया है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, सेम उसी प्रकार से वेक्टर डीएनए को भी आप सेपरेट कर लोगे, सेपरेट कर लोगे। डिजायर्ड डीएनए भी आपको मिल गया बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और आपको वेक्टर डीएनए भी मिल गया। तो डिजायर्ड डीएनए भी मिल गया और वेक्टर डीएनए भी मिल गया। द ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेसेस। ज्वाइनिंग के लिए आपको बहुत सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। कौन सी प्रोसेस, देखो, जब आप दो डीएनए को जोड़ते हो तो आपको लाइगेज की मदद लेनी पड़ेगी। किसकी मदद लेनी पड़ेगी, लाइगेज की। ये हो गया हमारा डिजायर्ड डीएनए और ये हो गया वेक्टर डीएनए। इसके लिए आपको लाइगेज की मदद लेनी पड़ेगी, तब जाके आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो जाएगा। ठीक है, देखो लिखा है, आफ्टर कटिंग द सोर्स डीएनए यानी डिजायर्ड डीएनए एज वेल एज द वेक्टर डीएनए। अब आपने दोनों को कट कर लिया। किससे कट किया, स्पेसिफिक आरई से। कौन सा आरई, आरई दोनों सेम होने चाहिए। जो आरई आपने यहां यूज किया है वही आरई आप यहां यूज करेंगे। डिजायर्ड डीएनए से जिसको कट किया है, वेक्टर डीएनए को भी उसी से कट करेंगे। द कट आउट जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द सोर्स डीएनए। अब सोर्स डीएनए से किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को, मान लो हम बी में इंटरेस्टेड है तो हमने बी को ले लिया। एंड द कट वेक्टर विद स्पेस आर मिक्स विद द लाइगेज। देखो लाइगेज के साथ मिला दिया, लाइगेज के साथ मिला दिया, लाइगेज ऐड कर दिया, इससे क्या हो जाएगा, आरडीएनए बन गया। ये देखो लाइगेज मिला दिया, ये डिजायर्ड डीएनए में ले लिया आपने, ये सोर्स डीएनए से डिजायर्ड डीएनए ले लिया यानी बी वाला, और वेक्टर के साथ आपने जोड़ दिया। बी वाला पीस ये रहा, ये इसके साथ जुड़ गया। जोड़ने के लिए आपको फेविकोल चाहिए था। फेविकोल का नाम बच्चों क्या बताया था मैंने, रिप्लाई करिए। यस राइट, लाइगेज, लाइगेज। ठीक है, और इस तरीके से दो डिफरेंट सोर्स के डीएनए को हमने जोड़ दिया एंड दिस न्यू काइंड ऑफ डीएनए इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो हमारा दो स्टेप हो गया। पहले हमने सेल से डीएनए को प्योर फॉर्म में आइसोलेट कर लिया, फिर उसको काट लिया, काटने के बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग कर लिया। ठीक है बच्चों, और अलग करने के बाद हम लोग ने वेक्टर डीएनए को भी अलग कर लिया। फिर वेक्टर डीएनए को हमने डिजायर्ड डीएनए के साथ जोड़ लिया विद द हेल्प ऑफ लाइगेज, तो आरडीएनए का फॉर्मेशन हो गया। अभी तक हम लोग ने यहां तक सीख लिया बच्चों। अब जरा सोचो, कोई भी व्यक्ति एक्सपेरिमेंट कर रहा है या फिर कोई भी साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो जरूरी नहीं कि मैंने आपको बी डीएनए दिया और आप बी डीएनए सही से जोड़ ही लो वेक्टर से, क्योंकि आपको पता है एक्सपेरिमेंट का मतलब ही होता है कि ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट जो होते हैं अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि इतना फाइन लेवल पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो वो एक बार में ही सक्सेसफुल हो जाएगा। हो सकता है 10 डीएनए आपको दूं तब जाके एक बार सक्सेसफुल होगा। इसीलिए बच्चों हमें डीएनए को पहले ही, बी डीएनए को
की बहुत सारी कॉपीज बना लेनी चाहिए, ताकि हम वो जरूरत पड़ने पर बार बार उसको निकालना ना पड़े, यानी कि बार बार प्रोसेस नंबर 1 और प्रोसेस नंबर 2 रिपीट ना करनी पड़े। इसीलिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, हमको डीएनए को एम्पलीफाई करके रख लेना पड़ेगा, और जब जरूरत होगी तो हम उसको यूज कर पाएंगे। चलिए, इसीलिए लिखा हुआ है एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय यूजिंग द पीसीआर। पीसीआर क्या होता है बच्चों, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बताइए जरा, कोरोना का टेस्ट क्या होता है? कोरोना का टेस्ट भी बच्चों इसी तरीके से कराते हैं, आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, याद रखिएगा, ये कोरोना का टेस्ट है। तो यहां हम बात कर रहे हैं पीसीआर की। पीसीआर का पूरा नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इससे हम एक डीएनए से बहुत सारे डीएनए बना सकते हैं, और ताकि उसको हम बार बार एक्सपेरिमेंट में यूज कर सकें, और इससे हम उसकी बहुत सारी फोटोकॉपी करके रख सकते हैं, और जब भी कोई भी एक्सपेरिमेंट करना होगा तो हम यहां से ले लेंगे। देखो लिखा है, इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन या डीएनए ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब लैब। इसमें आप क्या करोगे, मल्टीपल कॉपीज बना लोगे, मतलब डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए आपको जो रिएक्शन करानी है उसी को बोलते हैं पीसीआर रिएक्शन बच्चों, ठीक है। इसके लिए आप देखिएगा 2 प्राइमर का उपयोग करोगे, और मैं आपको बताता हूं एक एंजाइम का उपयोग करेंगे। एंजाइम का नाम था डीएनए पॉलीमरेज। बताइए, डीएनए को पॉलीमराइज करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? डीएनए पॉलीमरेज। बच्चों इनको देख रहे हो, इनका नाम है कैरीमुलिस। ये देखो, कैरी बैंक्स मुलिस पूरा नाम है इनका, कैरी बैंक्स मुलिस। वैसे इसको ज़्यादातर साइंटिस्ट कैरीमुलिस कहते हैं। तो कैरीमुलिस साहब जो थे वो अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे, अमेरिका के बायोकेमिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहली बार पीसीआर टेक्निक को खोजा था। पीसीआर टेक्निक वाज डिस्कवर्ड बाय या रिकॉग्नाइज्ड बाय तो कैरीमुलिस। तो ये आप देख पा रहे हैं, इनका नाम बताइए, कैरीमुलिस। इन्होंने ही खोजा था पहली बार, ठीक है, याद रखिएगा। आइए डिटेल में मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये प्रोसेस जो है, पहली बात तो आपको बता दूं, ये जो प्रोसेस है ये किसी न किसी इक्विपमेंट से करी जाती है। उस मशीन का नाम बताइए जिससे इसको करते हैं। एपेंडॉफ ट्यूब। ये देखो, एपेंडॉफ ट्यूब। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दूं, एपेंडॉफ ट्यूब या एपेंडॉफ एपरेटस बोलते हैं, उसी में ये कराते हैं। बताइए, पीसीआर को कराने के लिए कौन सा एपरेटस यूज करते हैं? एपेंडॉफ ट्यूब, याद रखिएगा। और कितने स्टेप में होती है? 3 स्टेप में। पहला स्टेप होता है बच्चों, ये जो डीएनए आपने लिया है, पहले इसको 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखते हैं। पहले इसको 94 डिग्री टेम्परेचर पर रखते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा है हीट देते हैं। हीट देने से होता क्या है बच्चों, एक डीएनए जो होता है उसके जो बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, वो ब्रेक हो जाते हैं। डीएनए के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। जब डीएनए के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो बच्चों ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। डीएनए अब डबल स्ट्रैंडेड की बजाय सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन इज डन एट हाई टेम्परेचर, दैट इज 94 डिग्री सेल्सियस, बाय प्रोवाइडिंग द हीट। ठीक है, अब देखो दोनों डीएनए अलग हो गया। ये देखो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ये रहा, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रहा। अब बच्चों क्या करते हैं, ये दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कहीं जुड़ न जाए, इसके लिए यहां पर एक प्राइमर का उपयोग करते हैं। प्राइमर होता क्या है बच्चों? प्राइमर होता है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है ये कम न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब बहुत ज्यादा संख्या में, तो ये कम संख्या में होता है, 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। और ये आरएनए का पीस होता है बच्चों, आरएनए का पीस, इसीलिए इसका पूरा नाम होता है आरएनए प्राइमर। बताइए, आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड है लेकिन ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है, ये 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड पीस का बना होता है। ठीक है, इसका नाम होता है आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर हमेशा बच्चों याद रखिएगा, इनको बोलने लगते हैं टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट डीएनए के हमेशा किस एंड से अटैच होता है? 3' एंड से। याद रखना, प्राइमर हमेशा किस एंड से अटैच होता है? टेम्पलेट के 3' एंड से अटैच होता है। इससे 2 फायदे हैं, एक तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आपस में जुड़ करके डबल स्ट्रैंडेड नहीं बनेंगे, अगर डबल स्ट्रैंडेड बन गए तो डीएनए का जो एम्प्लीफिकेशन है वो संभव नहीं है। और दूसरे फायदा ये होता है कि बच्चों ये प्रोवाइड करता है 5' ग्रुप। ये 5' पर 3' पर OH ग्रुप होगा,
ये यहाँ पर देखो कौन सा वो बनाएगा, ये डीएनए का कौन सा पार्ट बनाएगा, देखो 5 डैश है तो यहाँ डीएनए का 5 डैश पार्ट बनेगा, और ये 3 डैश है तो इधर 3 डैश पार्ट बन जाएगा। ठीक है, ये 3 डैश पर OH ग्रुप प्रोवाइड कर देता है, जिससे डीएनए की चेन आगे बढ़ सकती है, तो याद रखिएगा। और थर्ड ये स्टेप होता है सेकेंड स्टेप। इस स्टेप में टेम्परेचर हम लो कर देते हैं, 54 डिग्री सेल्सियस, 54 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं। तीसरा स्टेप होता है बच्चों एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन। एक्सटेंशन को हम पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। पॉलीमराइजेशन में क्या होता है बच्चों, यहां पर यूज करेंगे एक एंजाइम, जैसा कि मैंने आपको बताया था डीएनए पॉलीमरेज, और इस समय टेम्परेचर रखते हैं बच्चों 72 डिग्री सेल्सियस के करीब, 72 डिग्री सेल्सियस के करीब टेम्परेचर रखते हैं। लेकिन कोई नॉर्मल एंजाइम तो इतने हाई टेम्परेचर पर काम नहीं करेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि एंजाइम ऑप्टिमली कितने डिग्री सेल्सियस पे काम करते हैं, 25 से 40 डिग्री। यहां टेम्परेचर कितना है, 72 डिग्री। तो ये कोई आम एंजाइम नहीं है बच्चों, ये एक थर्मोस्टेबल एंजाइम है। ये ऐसी बैक्टीरिया से निकाला जाता है जो खौलते पानी में पाया जाता है। ठीक है, खौलते पानी में बैक्टीरिया जो पाए जाते हैं उनसे ये एंजाइम निकाले जाते हैं, थर्मोस्टेबल एंजाइम होते हैं। ये लगभग 100 डिग्री तक काम कर सकते हैं। ठीक है, इसका नाम है टैक पॉलीमरेज। और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स ये फ्रीली फॉर्म में यहाँ पे दे देते हैं, क्योंकि ये इनको न्यूक्लियोटाइड को पॉलीमराइज करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड में बदल देगा। न्यूक्लियोटाइड के पीस को जोड़ करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड में बदल देता है ये एंजाइम। का नाम क्या है, टैक पॉलीमरेज। टैक नाम क्यों आया मैं अभी आपको बता देता हूं क्यों आया। ठीक है, वेट करिए। अब देखिए, ये जो प्राइमर था ना, इसने इसको चेन को प्राइमर के आगे की तरफ ये आगे बढ़ने लगी। देखो पॉलीमरेज ने इस चेन को ये फिल कर दिया, इधर भी पॉलीमरेज ने ये चेन को क्या किया, इधर से इधर बढ़ा दिया, इधर से इधर बढ़ाया इसने, इधर से इधर बढ़ा दिया पॉलीमरेज ने। इस प्रकार ये दोनों चेन कंप्लीट हो गई। जब दोनों चेन कंप्लीट हो गई तो 1 से 2 डीएनए बन गया। इसी तरह अगर आप 30 साइकिल की बात करेंगे तो आपको 1 बिलियन डीएनए बनेगा। कैसे, एक्चुअली में ये इस तरीके से काम करेगा। इसके लिए आपको बताएं नंबर्स ऑफ डीएनए कितने बनेंगे। नंबर्स ऑफ टोटल डीएनए अगर आपको निकालना है तो ये फार्मूला लगाना है 2 की पावर n, वेयर n बराबर 2, क्यों, क्योंकि 1 से 2 बन रहा था इसलिए, और n क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स। जितनी साइकिल्स में आप निकालना चाहते हो उतनी पावर में लगा दो। जैसे मैं पूछूं आपसे 2 साइकिल में कितने बनेंगे, 2 की पावर 2 बराबर 4। 3 साइकिल में कितने बनेंगे, 2 की पावर 3 बराबर 8। ठीक है, इस तरीके से n की वैल्यू को बढ़ाते रहिए। अगर हम n की वैल्यू को 30 साइकिल लिख दें तो 1 अरब के करीब डीएनए मिल जाएंगे, 1 अरब के करीब डीएनए मिल जाएंगे। ठीक है, तो बताइए कितने स्टेप में होता है ये, 3 स्टेप में, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन के समय टेम्परेचर कितना होता है बच्चों, 94 डिग्री सेल्सियस। एनिलिंग के समय 54 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और एक्सटेंशन के समय 72 डिग्री सेल्सियस। कौन सा एंजाइम यूज करना है, थर्मोस्टेबल। नाम क्या है, टैक पॉलीमरेज। तो देखो बच्चों, टैक पॉलीमरेज इससे निकाला जाता है, थर्मस एक्वेटिकस नाम की एल्गी से, थर्मस एक्वेटिकस। इसी तरह से बच्चों एक पीएफयू पॉलीमरेज होता है, पीएफयू पॉलीमरेज। तो देखो इसका भी नाम ऐसे होता है, पायरोकोकस फ्यूरियोसस। तो पीएफयू, पायरोकोकस फ्यूरियोसस। और एक और होता है वेंट पॉलीमरेज। तो जो वेंट पॉलीमरेज होता है वो निकाला जाता है थर्मोकोकस लिटोरिस। और ये तीनों ही थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया हैं, थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया, यानी ये सारे लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक ये काम कर पाते हैं। इसीलिए दे कैन बी यूज्ड इन द पीसीआर रिएक्शन। बट सबसे वाइडली यूज किया जाता है थर्मस एक्वेटिकस। इसी से एंजाइम निकाला जाता है टैक पॉलीमरेज थर्मस एक्वेटिकस की वजह से दिया गया। पीएफयू पॉलीमरेज बच्चों बताओ, पायरोकोकस फ्यूरियोसस, और वेंट पॉलीमरेज थर्मोकोकस लिटोरिस। ठीक है, आपको लगभग ये सारी चीजें क्लियर हो गई। तो देखो, द एंजाइम एक्सटेंड द प्राइमर। एंजाइम, कौन सा एंजाइम, तो यहां पे एंजाइम यूज हुआ था डीएनए पॉलीमरेज।
द एंजाइम एक्सटेंड द, लिख दूं एंजाइम का नाम, डीएनए पॉलीमरेज। कितने तरह के हो सकते थे? 3, टैग पॉलीमरेज, वेंट पॉलीमरेज, पीएफयू पॉलीमरेज, इसमें से कोई भी यूज कर लो, लेकिन वाइडली यूज्ड टैग पॉलीमरेज होता है। ये जो एंजाइम होता है ये प्राइमर को एक्सटेंड करता है एंड द न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइड्स इन द रिएक्शन एंड द जीनोमिक्स डीएनए एज ए टेम्पलेट। मैंने बताया था ना, जीनोमिक डीएनए टेम्पलेट की तरह काम करेगा और ये अपनी रिएक्शन करने लगता है। क्या रिएक्शन करेगा? ये फ्री न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ जोड़ करके पॉली न्यूक्लियोटाइड में बदल देता है, और पॉली न्यूक्लियोटाइड को ही तो बच्चों डीएनए बोलते हैं। पॉली न्यूक्लियोटाइड डीएनए होता है। इफ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मैनी टाइम, कितने टाइम बताया था? 30 टाइम। अगर आप 30 टाइम रिपीट करते हो तो द सेगमेंट ऑफ डीएनए बी एम्पलीफाइड टू अप्रॉक्सीमेटली बिलियंस टाइम, यानी कि ये अरबों गुना ये बढ़ा सकती कॉपीज को। 1 बिलियन कॉपीज बनेगी 30 साइकिल में, जैसा कि हम लोग ने पहले भी देख चुके हैं। Such repeated amplification is achieved by using the thermostable DNA polymerase। इसके लिए आप एक थर्मोस्टेबल एंजाइम यूज करेंगे, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। कहाँ से निकाला गया ये निकाला गया थर्मस एक्वेटिकस नाम की अलगी से, ठीक है। वेंट पॉलीमरेज बच्चों थर्मोकोकस लिटोरिस, पीएफयू पॉलीमरेज पायरोकोकस फ्यूरियोसस, विच रिमेन एक्टिव इवन एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर भी एक्टिव रहता है। कितने डिग्री पर? मैंने बोला था अप्रॉक्सीमेटली 100 डिग्री सेल्सियस तक ये एक्टिव रह सकता है। एंड इंड्यूस डीनेचुरेशन ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। और वो क्या कर देता है? हाई टेम्परेचर हम लोग लेते हैं और वो उतने टेम्परेचर पर भी काम कर सकता है। द एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट इफ डिजायर्ड कैन नाउ बी यूज टू लाइगेट द वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग। मतलब क्या बोला गया? जो अब आपने एम्पलीफाई कर लिया, मान लो आपके पास 1 बिलियन कॉपीज बन गई, अब इसमें से आप सेलेक्ट करो एक को, एक्सपेरिमेंट करो, अनसक्सेसफुल हो गया फिर यहां से एक ले लो, फिर अनसक्सेसफुल हो गया फिर यहां से ले लो, फिर अनसक्सेसफुल हो गया फिर यहां से ले लो। अब कभी ना कभी तो सक्सेसफुल होगा ही। तो अब आपकी ये टेंशन खत्म हो गई कि आपके पास डीएनए अवेलेबल नहीं है, आपको बार बार डीएनए निकालने नहीं जाना पड़ेगा, आपके पास डीएनए बहुत सारा बल्क में अवेलेबल है। आप लेते जाओ, एक्सपेरिमेंट करते जाओ और आपके एक्सपेरिमेंट के फिर सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोरोना के लिए कौन सा हम लोग पीसीआर यूज करते हैं? आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर का पूरा नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। किसने खोजा था? कैरी मुलिस ने खोजा था पीसीआर को। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं, हमारे पास आरडीएनए तो अवेलेबल है। अब इस आरडीएनए का करेंगे क्या? मैंने क्या बोला था, अब आपको इंसर्ट करना है आरडीएनए कहां पर? होस्ट के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, होस्ट की सेल के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको डालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए कई मेथड है। आइए पहले मेथड में बता देता हूं। देखिए, इसमें पहले देखो, ये डोनर सेल है, मतलब ये हम डिजायर्ड सेल बोल देते हैं, जिसका डीएनए आप लेना चाहते हो, डिजायर्ड डीएनए। अब डिजायर्ड डीएनए या फॉरेन डीएनए आपने निकाल लिया, इसको काट लिया, मान लीजिए 3 टुकड़े हो गए, ए बी सी, और वी आर इंटरेस्टेड इन द बी, तो बी पार्ट ले लिया। इसी तरह से आपने एक वेक्टर आपको तलाशना है। वेक्टर कहाँ मिलता है बच्चों? वेक्टर प्लाज्मिड को बोलते हैं। प्लाज्मिड कहाँ मिलेगा आपको? बैक्टीरियल सेल में मिलेगा। तो बैक्टीरियल सेल से प्लाज्मिड को निकाल लीजिए, उसी को वेक्टर डीएनए कहते हैं। अब वेक्टर डीएनए को भी सेम आरी से काट लीजिए। मान लीजिए इसके लिए आपने यूज किया ECOR1, तो इसके लिए भी यूज करेंगे ECOR1। अब उसके बाद फिर यहां पर इसको जोड़ दीजिए। जोड़ने के लिए क्या यूज करेंगे? लाइगेज एंजाइम ज्वाइंट्स द फॉरेन डीएनए टू द प्लाज्मिड। फॉरेन डीएनए को ये इससे जोड़ देगा, पार्ट बी को इसने इससे जोड़ दिया। अब आपके पास बन गया आरडीएनए। ये देखो आरडीएनए बन गया। अब आरडीएनए होस्ट में डालोगे। अब होस्ट में डालने के लिए हमारे पास बच्चों कई तरीके हैं होस्ट में डालने के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं, होस्ट में डालने के लिए कई तरीके हैं। एक तरीका है बच्चों कंपीटेंट बनाना। होस्ट को कंपीटेंट बनाते हैं। इसके लिए कंपीटेंट बनाने का मतलब होता है वो डीएनए लेने योग्य हो। होस्ट तभी डीएनए लेगा जब वो डीएनए लेने के लिए योग्य होगा, तभी वो ले पाएगा। यानी ट्रांसफॉर्मेशन विद आरडीएनए, यानी आरडीएनए को हमें ट्रांसफर करना है होस्ट के अंदर। इसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहला तरीका बच्चों एक है कि डीएनए जो होता है वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, यानी वाटर लविंग।
आप किसी भी सेल के अंदर उसको भेजोगे तो उसके पास क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है बच्चों, लिपिड की। अब आप बताओ, ये तो दुश्मनी हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन है लिपिड की बनी हुई और ये है पानी। अब पानी और लिपिड तो दुश्मन है भाई। अब बताओ क्या डीएनए अंदर जाएगा, नहीं जाएगा, डीएनए अंदर नहीं जाएगा, ये इसको अंदर आने नहीं देगा। इसीलिए क्या लिखा हुआ है, इसीलिए लिखा हुआ है डीएनए इज ए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। डीएनए हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग मॉलिक्यूल है, इसीलिए अंदर पास नहीं हो पाता सेल मेम्ब्रेन में। क्यों नहीं पास हो पाता, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी हुई है। इसीलिए अगर ये लिपिड लविंग होता तब तो अंदर चला आता, वाटर लविंग है इसलिए सेल इसको अलाउ नहीं करेगी। बैक्टीरियल सेल आर ट्रीटेड विद, इसीलिए बैक्टीरिया के चारों तरफ हम डाईवेलेंट कैटायन लगा देते हैं, जैसे कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन बच्चों क्या करता है, इंक्रीज सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। ये कैल्शियम आयन क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को बढ़ा देता है। इससे डीएनए के अंदर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर अभी भी सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं जा पा रहा है तो एक काम करो, सबसे पहले सेल को रख दो, सेल को लो, आरडीएनए को लो, उसको आइस पे रख दो। जब सेल और आरडीएनए को आइस पे रखते हो तो ये सेल सिकुड़ जाएगी और आरडीएनए भी सिकुड़ जाएगा, क्योंकि ठंड से चीजें सिकुड़ जाती हैं। अब देखो बच्चों, अब क्या करो, इसको 42 डिग्री का हीट शॉक दे दो। जब आप इसको आइस से हटा करके हीट शॉक दोगे 42 डिग्री, तो आपको पता है हीट से चीजें फैल जाती है। अब ये फैल जाएंगी, फिर से वापस से इसको आइस पे रखो। जब ऐसा आप करोगे तो ये क्या होता है, इसके पोर जो होते हैं ना, पोर वो स्ट्रेच हो जाते हैं और डीएनए आसानी से अंदर चला जाता है। तो पहले क्या करना है आपको, डाइवेलेंट कैटायन लगाना है। अगर अंदर चला गया तो ठीक है, नहीं गया तो इस सेल को, आरडीएनए को आप रख दो पहले आइस पे, फिर उसके बाद 42 डिग्री का हीट शॉक दो। फिर नहीं जा रहा है तो फिर आइस पे रख दो, अब अंदर चला जाएगा। एक और तरीका है बच्चों जो हम लोग एनिमल्स में यूज करते हैं। एनिमल्स की सेल को ले लिया, ये क्या है, ये मेथड है माइक्रो इंजेक्शन। ये मेथड है माइक्रो इंजेक्शन मेथड। माइक और इंजेक्शन किसे लगाते हैं, कभी सुना है प्लांट को इंजेक्शन लगाते हुए? इंजेक्शन तो हमेशा एनिमल में लगाते हैं ना बच्चों। तो देखो ये है माइक्रो पीपेट, माइक्रो पीपेट। माइक्रो पीपेट की हेल्प से हम लोगों ने ये एनिमल सेल को पकड़ लिया, एनिमल सेल को हम लोगों ने पकड़ लिया, और ये है माइक्रो इंजेक्शन। इसकी हेल्प से डायरेक्ट हम लोगों ने डीएनए को अंदर डाल दिया, डीएनए को डायरेक्ट अंदर डाल दिया। माइक्रो इंजेक्शन में माइक्रो निडिल लगी होती है, माइक्रो निडिल। ये देखिए ये माइक्रो निडिल थी, इसी की हेल्प से इसी में भरा इंजेक्शन में डीएनए को और डायरेक्ट सेल के अंदर डाल दिया। अब वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, ये सेल का न्यूक्लियस है उसके अंदर चला जाएगा। तो देखो लिखा आर डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। बताओ जरा माइक्रो इंजेक्शन मेथड किसके लिए यूज किया जाता है, एनिमल के लिए कि प्लांट के लिए? तो याद रखिएगा एनिमल के लिए। अब बायोलिस्टिक या जीन गन, बायोलिस्टिक या जीन गन वाला मेथड ये है बच्चों। अब बायोलिस्टिक या जीन गन हम प्लांट के लिए यूज करते हैं, याद करिए। इन प्लांट सेल, प्लांट सेल क्या करते हैं, इसमें गोलियां ले लेते हैं, छोटी छोटी गोलियां ले लेते हैं, ठीक है। इन गोलियों को आजकल तो प्लास्टिक की बुलेट्स बनाई जाती हैं, वैसे पहले ये टंगस्टन और गोल्ड की बनाई जाती है। टंगस्टन या गोल्ड कोटेड होती है। ये देखो माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड और टंगस्टन, उसी के ऊपर डीएनए को क्या कर देते हैं, रैप कर देते हैं, डीएनए को उसी के ऊपर रैप कर देते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, इन प्लांट सेल इन प्लांट सेल आर बम्बार्डमेंट विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल, यानी तेजी से हाई वेलोसिटी से इनको भेजना है। और कैसे पार्टिकल को भेजना है, माइक्रो पार्टिकल को भेजना है, ठीक है। किससे कोटेड होते हैं ये, तो गोल्ड और टंगस्टन, गोल्ड और टंगस्टन कोटेड होते हैं और साथ में डीएनए भी भेज दिया जाता है। अब ये देखिए ये क्या किया, एक डिस्क ले ली, डिस्क में एक प्लांट सेल ले लिया, प्लांट सेल में गोलियों की बौछार कर दी। जब गोलियां अंदर जाएंगी हाई वेलोसिटी से तो सेल के न्यूक्लियस में पहुंच जाएंगी, तो साथ ही साथ उसका डीएनए भी अंदर पहुंच जाएगा। ये इस मेथड को बायोलिस्टिक या जीन गन बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार बच्चों ये मेथड काम करेगा। और बच्चों एनिमल सेल में एक और मेथड काम करता है जिसको बोलते हैं रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस मैंने आपको बताया था, बताइए कौन सा मेथड काम करता है एनिमल में भेजना हो, तो एक और है रेट्रोवायरस। डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस की आर्म्ड रेट्रोवायरस। बच्चों क्या बताया था, डिसआर्म्ड, डिसआर्म्ड का मतलब होता है हार्मलेस, हार्मलेस वायरस। ये मेथड किसके लिए वैलिड है, फॉर एनिमल्स। जबकि प्लांट के लिए सबसे पॉपुलर वेक्टर कौन सा है बच्चों, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन।
ये किसके लिए है? फॉर प्लांट। प्लांट के लिए सबसे बेस्ट है एग्रोबैक्टीरियम, जबकि एनिमल के लिए है डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस, और फिर प्लांट के लिए है बायोलिस्टिक, एनिमल के लिए है माइक्रो इंजेक्शन, और बैक्टीरिया के लिए आपको हीट शॉक वगैरह और डाइवेलेंट कैटायन यूज करना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो देखिए सबके लिए मेथड है। बैक्टीरियल सेल के लिए आप मेथड अलग है, प्लांट सेल एनिमल सेल के लिए अलग है, प्लांट सेल के लिए अलग है। अगर आपको वेक्टर यूज करना है तो डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस यूज करो एनिमल के लिए। अगर प्लांट के लिए वेक्टर यूज करना है तो आप इसमें क्या करोगे? इसमें आप वेक्टर की हेल्प से भेज दोगे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, देयर आर सेवरल मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लाइगेटेड डीएनए। मतलब लाइगेटेड डीएनए मतलब आरडीएनए, जो डीएनए आपने जोड़ दिया है, जिसको लाइगेज एंजाइम की हेल्प से रिएक्शन करा दिया है, इनटू द रेसिपिएंट सेल। मतलब हमारे पास बहुत सारे मेथड है। रेसिपिएंट सेल आफ्टर मेकिंग देम कंपीटेंट टू रिसीव, रेसिपिएंट सेल को डीएनए लेने योग्य बनाना पड़ेगा, यानी टू टेक अप द डीएनए प्रेजेंट इन इट्स सराउंडिंग। मतलब उसके आसपास जो डीएनए दिया गया है वो उसको आसानी से लेने योग्य बन जाए, तो इसी मेथड को हम बोलते हैं कंपीटेंट बनाना। कितने मेथड हमने सीखे? माइक्रो इंजेक्शन फॉर द एनिमल, रेट्रोवायरस फॉर द एनिमल, बायोलिस्टिक या जीन गन फॉर द प्लांट, और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन फॉर द प्लांट, और बैक्टीरिया के लिए हीट शॉक मेथड और आइस मेथड देखा। सो इफ ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बीरिंग द जीन फॉर द रेजिस्टेंस, अब देखो क्या कह रहा है, मैं पहले आपको एक बात बता दूं, ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जरा सोचना, सोच के देखना। ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट था बी, ठीक है, ये था वेक्टर, ये आरडीएनए आपका बन गया। ये कौन सा डीएनए था? आरडीएनए। जब आप इसको बैक्टीरिया के अंदर डाल दोगे तो बैक्टीरिया जब मल्टीप्लाई करेगा तो इससे कई सारे बैक्टीरिया बन जाएंगे। सपोज इस वाले में तो ये आपका डीएनए पहुंच गया, डिजायर डीएनए, और इसकी प्रोजेनी सेल में नहीं पहुंच पाया, तो आप पता कैसे कर पाओगे कि ये कौन सी सेल ट्रांसफॉर्मेंट्स है और कौन सी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट? जिसमें ये आ गया है वो सेल कैसी है? ट्रांसफॉर्मेंट्स, और जिसमें ये नहीं आया वो कैसी है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो इसके लिए क्या करोगे आप? इसी डीएनए के साथ हमने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी डाल दिया। कौन सा जीन डाल दिया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। मतलब हमारे फॉरेन डीएनए के साथ साथ हमने इसमें क्या जोड़ दिया है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अब इसको यहां पे जोड़ दिया तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी इसमें आ गई। आरडीएनए में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी आ गई। जरा सोच के देखो, मान लो हमने एम्पिसिलिन वाला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जोड़ा है, तो अगर इसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी आ जाएगी सेल ए में, सेल बी में ये पहुंचा नहीं, इसका मतलब इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं आएगी प्रॉपर्टी। अगर हम इसको दोनों को एम्पिसिलिन में रखें तो बताओ इस सेल का क्या होगा? इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, इसलिए इसके अंदर एंटीबायोटिक का असर नहीं होगा। ये सेल लाइव रहेगी कि डेड रहेगी? लाइव रहेगी। हम समझ जाएंगे लाइव वाली कॉलोनी कौन सी है? ट्रांसफॉर्मेंट्स। और जो जिसके अंदर ये वाला जीन नहीं आया होगा वो उसके अंदर एम्पिसिलिन में रखने पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो इसलिए क्या होगा? ये सेल डेड हो जाएगी, इस सेल की डेथ हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ट्रांसफर नहीं हो पाया। इसलिए ये कॉलोनी कहलाएगी ट्रांसफॉर्मेंट्स और ये कॉलोनी क्या कहलाएगी? ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। इस प्रकार हम लोगों ने पहचान लिया, और इस प्रोसेस को हमने, इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को हम लोग ने बोला सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जिसने हमको सेलेक्ट करने में मदद किया दोनों को, इसी को बोलते हैं सेलेक्टेबल मार्कर। और इन दोनों को अलग करने की विधि को बोलते हैं स्क्रीनिंग। बताओ, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स और ट्रांसफॉर्मेंट्स को अलग करने की विधि को स्क्रीनिंग। इसके लिए हम लोग ने कौन सा जीन यूज किया? सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर वाला जीन कौन से रूप में यूज करते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के रूप में। अगर मर गया तो फिर क्या होगा? ये होगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। जिंदा है तो ट्रांसफॉर्मेंट्स, क्योंकि जिसके अंदर ये एंटीबायोटिक जीन जाएगा वो एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में नहीं मरेगा। आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग, और इस जीन का नाम होता है सेलेक्टेबल मार्कर। कंफर्म? तो देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए बियरिंग द जीन फॉर रेजिस्टेंस टू एन एंटीबायोटिक, मान लो एम्पिसिलिन वाला लिया, अगर हमने ट्रांसफर कर दिया उसको ई कोली के अंदर, तो जो होस्ट होगा अब वो कैसा ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सेल, उसके अंदर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी आ जाएगी।
इफ वी स्प्रेड द ट्रांसफॉर्मेंट सेल, अगर हम अलग करना चाहते हैं ट्रांसफॉर्मेंट सेल को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल से किसी मीडियम में, मान लो अगर मीडियम में ग्रो कराया है तो हम उसके अंदर क्या डाल दें, एम्पिसिलिन डाल दें। ओनली ट्रांसफॉर्मेंट्स विल ग्रो, केवल ट्रांसफॉर्मेंट्स कॉलोनी ग्रो करेंगी, अनट्रांसफॉर्मेंट्स वाली जो सेल होंगी वो डेड हो जाएंगी, वो उसकी डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इज ओनली ट्रांसफर्ड इन द ट्रांसफॉर्मेंट सेल, नॉट इन द अनट्रांसफॉर्मेंट सेल। Since due ampicillin resistance gene, one is able to select the transformant cell in the presence of ampicillin। तो ampicillin जीन ने मदद किया, किस में मदद किया? सेलेक्ट करने में। किसको सेलेक्ट करने में? ट्रांसफॉर्मेंट सेल को सेलेक्ट करने में। इसीलिए हम लोग ने इसे क्या बोला था? सेलेक्टेबल मार्कर। और इस प्रोसेस को क्या बोला था? स्क्रीनिंग। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट्स को अलग करने की प्रोसेस को, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करने की प्रोसेस को स्क्रीनिंग बोलते हैं। और स्क्रीनिंग में जो मार्कर यूज करते हैं उसको सेलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं। और सेलेक्टेबल मार्कर ज्यादातर रेजिस्टेंस जीन के रूप में लिए जाते हैं। यहां पर हमने लिया एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, आप कोई भी ले सकते हो, चॉइस इज इन योर हैंड। अब बच्चों क्या करोगे? अब आपको होस्ट के अंदर जो आप चाहते थे वो जीन आ गया। अब इस होस्ट को कल्चर मीडियम में रखो। कल्चर मीडियम में जब रखोगे तो ये क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। और मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा? आपके डीएनए भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब डीएनए मल्टीप्लाई करेंगे तो मान लो एक डीएनए से 0.1 मिलीग्राम प्रोडक्ट बना, तो जितने डीएनए मल्टीप्लाई करके बनते जाएंगे उतने ही मल्टीपल में n टाइम्स अगर कर दिया जाए तो उतने आपको मिलीग्राम्स प्रोडक्ट मिल जाएगा। When you insert the piece of LNDNA, जब कोई भी LNDNA आपने इंसर्ट कर दिया क्लोनिंग वेक्टर के साथ, मतलब आपने LNDNA यानी फॉरेन डीएनए लिया और वेक्टर डीएनए लिया, तो दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? RDNA, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? बैक्टीरियल सेल में। कौन सा बैक्टीरिया में बच्चों? ई कोली, एस्क्रिचिया कोली में, या फिर किसी प्लांट सेल में, या तो एनिमल सेल में, कहीं भी कर सकते हो। बताइए, प्लांट सेल के लिए क्या यूज किया था? बायोलिस्टिक या जीन गन। एनिमल सेल के लिए क्या यूज किया था इंट्रोड्यूस करने के लिए? तो आपको बताया गया था कि माइक्रो इंजेक्शन। बैक्टीरियल सेल के लिए क्या यूज किया गया? एक तो कैल्शियम वाला पेस्ट और दूसरा हीट शॉक मेथड। तो LNDNA अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा। LNDNA मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि इसके पास, वेक्टर के पास क्या होता है? ओरी। तो ओरी क्या करता है? रेप्लिकेशन को स्टार्ट कर देता है। इन ऑलमोस्ट ऑल द बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, RDNA टेक्नोलॉजी मतलब बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, द अल्टीमेट एम इज टू प्रोड्यूस ए डिजायरेबल प्रोटीन। ज्यादातर में हमको कोई ना कोई प्रोटीन बनानी है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो डीएनए आपने डाला है वो mRNA बनाएगा और mRNA से प्रोटीन बन जाती है, तो आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट किस रूप में मिलेगा? प्रोटीन। और आप बताओ ये डीएनए किसका था? ये सेल किसकी है? होस्ट की। ये सेल है होस्ट की, लेकिन ये डीएनए किसका है? मान लो हमारा है। तो हमारा डीएनए होस्ट यानी बैक्टीरिया के अंदर है। हमारा डीएनए कहां आ चुका है? बैक्टीरिया के अंदर। तो ये प्रोटीन हमारी है कि बैक्टीरिया की? ये प्रोटीन हमारी है। इस तरह की प्रोटीन को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। और इस तरह के होस्ट को बोलते हैं हेट्रोजीनस होस्ट। हेट्रोजीनस होस्ट। और इस तरह की प्रोटीन को रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलते हैं क्योंकि ये प्रोटीन हमारी है और किसी और की बॉडी में बनने लगी। तो देखो क्या लिखा है, इसीलिए ज्यादातर प्रोडक्ट आपको प्रोटीन के रूप में मिलेगा। हेंस देयर इज ए नीड फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू बी एक्सप्रेस। इसीलिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सप्रेस होना बहुत जरूरी है। देखो डीएनए जब एक्सप्रेस होता है तो mRNA बनाता है। इस प्रोसेस को आप बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। तब जाके प्रोडक्ट मिलेगा। द फॉरेन जीन, ये हमारा जीन है, मतलब ये फॉरेन जीन है, होस्ट का तो जीन है नहीं, फॉरेन जीन है। तो एक्सपोज्ड अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, जब इसको एप्रोप्रिएट यानी आइडियल कंडीशन देंगे तभी तो ये डिवाइड करेगा, ऐसे डिवाइड नहीं करेगा। द एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन इन द होस्ट सेल इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनी टेक्निकल डिटेल, यानी बहुत सारी टेक्निकल डिटेल की जरूरत पड़ेगी। मतलब इसको वो सारे एंजाइम भी देने पड़ेंगे जो यहाँ पर क्या होगा, इसको प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकेगा, और ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। देखो क्या लिखा है, आफ्टर हैविंग क्लोन जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो जीन का हम लोग क्लोन करा रहे हैं यानी मल्टीप्लाई कर रहा है, उसको ऑप्टिमम कंडीशंस देनी पड़ेंगी।
ताकि वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके और टारगेट प्रोटीन बना सके, यानी कि ये टारगेट प्रोटीन आसानी से होस्ट के अंदर बना सके। इसके लिए ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वन हैज टू कंसीडर प्रोड्यूसिंग इट ऑन ए लार्ज स्केल। यदि कोई व्यक्ति लार्ज स्केल पे टारगेट प्रोटीन बनाना चाहता है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लिखा है कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करने के लिए। और लार्ज स्केल पर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस क्यों करें, तो लार्ज स्केल पर इसलिए प्रोड्यूस करें क्योंकि आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें की आवश्यकता होंगी। और सबसे बड़ी बात, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, रोग भी बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले लोग सफ़र कर रहे हैं आजकल डायबिटीज़ रोग से। डायबिटीज़ में क्या चाहिए, इंसुलिन, और इंसुलिन बच्चों नेचर में क्या होती है, प्रोटीन, तो आपको इसीलिए तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा चाहिए। इफ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन द हेट्रोलोगस होस्ट, देखो यदि किसी और की प्रोटीन किसी और होस्ट में बने, जैसे एग्जांपल दीजिए, ये किसकी थी, मान लो ये ह्यूमन का डीएनए था, और ये होस्ट क्या है, ये होस्ट कोई दूसरा है, होस्ट है बैक्टीरिया और डीएनए है हमारा। तो ये जो डीएनए ये इसका खुद का तो है नहीं, इस तरह के होस्ट को क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनस होस्ट। ये देखिए, या हेट्रोलोगस होस्ट, हेट्रोलोगस होस्ट या हेट्रोजीनस होस्ट बोलते हैं, ये देखिए। और ये प्रोटीन हमारी है कि उसकी है, ये प्रोटीन बैक्टीरिया की है कि हमारी है, इसलिए इस तरह की प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे, आर प्रोटीन। आर प्रोटीन मतलब रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। होस्ट को क्या बोलेंगे, हेट्रोलोगस होस्ट, और प्रोटीन को क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। मतलब किसी और की प्रोटीन किसी अन्य होस्ट में बने तो उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। द सेल हार्बरिंग क्लोन जीन ऑफ इंटरेस्ट मे बी नोन एज स्मॉल स्केल इन लैबोरेटरी। यदि थोड़ा सा प्रोडक्ट बनाना है तो आप लैब में बना सकते हो, टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, या किसी कल्चर मीडियम में। द कल्चर मे बी यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग द डिजायरेबल प्रोटीन एंड देन प्यूरिफाई इट बाय यूजिंग डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक। तो पहले आप बनाओगे, उसके बाद उसको क्या करोगे, उस प्रोटीन जो डिजायर्ड प्रोटीन बनी है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे, उसके बाद उसको प्यूरीफाई कर लेंगे, और प्यूरीफाई करने के बाद सेपरेट कर लेंगे और अपने यूज में ले लेंगे, यानी यूज्ड फॉर वेलफेयर। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, द सेल कैन ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड इन द कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम। इसके लिए क्या करते हैं, एक तरफ से प्रोडक्ट निकालते जाते हैं और दूसरी तरफ से रॉ मटेरियल डालते जाते हैं, यानी इधर से कच्चा माल डालो और इधर से क्या करो, इधर से जो तैयार वो प्रोडक्ट है वो निकालते जाओ। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस कल्चर। ये देखिए, कंटिन्यूअस कल्चर में करते क्या है, वेयर इन द यूज्ड मीडियम इज ड्रेन आउट, यानी जो मीडियम हमें यूज करना है वो ड्रेन आउट कर लेते हैं फ्रॉम वन साइड, जबकि फ्रेश मीडियम इज एडेड फ्रॉम द अदर साइड टू मेंटेन द सेल इन द फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज। इधर से आप क्या करो, फ्रेश मीडियम डालते जाओ, इधर से जो बना हुआ प्रोडक्ट है वो निकालते जाओ। इससे क्या होता जाएगा, जो अंदर सेल है वो आसानी से ऑप्टिमली ऑप्टिमाइज करेगी, मल्टीप्लाई, और वो अपनी फिजियोलॉजी करके प्रोडक्ट बना देगी। दिस टाइप ऑफ कल्चर मैथड प्रोड्यूस ए लार्ज स्केल बायोमास। इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा बायोमास तैयार कर सकते हो, किस चीज़ का, डिजायर्ड प्रोटीन का, और उसकी बहुत ज़्यादा पैदावार आपको मिल जाएगी। देखो, स्मॉल स्केल पर आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बना सकते। स्मॉल वॉल्यूम कल्चर कैन नॉट यील्ड एप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। आप स्मॉल स्केल से कितना बना सकते हो, 1 लीटर 2 लीटर, लेकिन अगर आपको लार्ज स्केल पर कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है, यानी कितना ज़्यादा, सोच के देखो जरा, तो इतना ज़्यादा 100 से 1000 लीटर तक अगर आपको इंसुलिन चाहिए, तो सोचो 100 से 1000 लीटर करोड़ों लोगों के काम आएगी, क्योंकि ml में होता है इंसुलिन। तो इसके लिए आपको एक बड़ा सा वेसल यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम होता है बायोरिएक्टर। एक्चुअली बायोरिएक्टर कुछ और नहीं होता है, बायोरिएक्टर वही वेसल है जिसके अंदर आप रॉ मटेरियल को डाल देते हो और वो धीरे धीरे प्रोडक्ट में बदल जाता है। देखो, बायोरिएक्टर कैन बी थॉटफुल ऑफ एज ए वेसल। बायोरिएक्टर एक वेसल है in which raw material are biologically converted into the specific product। biologically इस convert कर दिया जाएगा specific product में। देखो, मैंने पहले ही बोला था the use of living organism for the welfare of human being is known as biotechnology। इसीलिए biologically वर्ड आया है, क्योंकि इसमें आप यूज करोगे किसी न किसी माइक्रोब्स का। इससे आप कोई ना कोई इंडिविजुअल एंजाइम वगैरह बना सकते हो, एक्सेट्रा, ये सब बना सकते हैं। यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट, कोई भी आप माइक्रोबियल प्लांट यूज कर लेंगे, कोई भी एनिमल यूज कर सकते हैं, ह्यूमन सेल यूज कर सकते हैं। इसका उपयोग करके कोई ना कोई प्रोडक्ट बना लेंगे बायोरिएक्टर में, यही इस बायोरिएक्टर का काम है। बायोरिएक्टर
क्या करता क्या है, वो ऑप्टिमम कंडीशंस देता है ताकि डिजायर्ड प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बन जाए। और जो भी आप रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो उसके लिए ग्रोथ अच्छी हो, यानी जो भी आप प्लांट सेल यूज कर रहे हो या एनिमल सेल यूज कर रहे हो या ह्यूमन सेल यूज कर रहे हैं, जब वो ग्रो करेगा ऑप्टिमम कंडीशन में, उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलना चाहिए, उसको ऑप्टिमम पीएच मिलना चाहिए, सबस्ट्रेट ऑप्टिमम होना चाहिए, सॉल्ट ऑप्टिमम होना चाहिए, विटामिन ऑप्टिमम होना चाहिए, ऑक्सीजन ऑप्टिमम होना चाहिए। ये सारा ऑप्टिमम कंडीशन कौन देता है? बायोरिएक्टर। मतलब बायोरिएक्टर इज अ वेसल which produce desirable amount of product by using the microbial plant, animal and human cell, and also provides the optimum condition for the growth and development of these cells so that we can produce sufficient amount of desired protein या product। इसके लिए क्या करते हैं बच्चों? इसके लिए यूज करते हैं हम लोग स्टीरर टैंक रिएक्टर। स्टीरर टैंक रिएक्टर जो होता है यूजली उसका बेस कैसा होता है? सिलेंड्रिकल। ये देखिए, ये लिखा है सिंपल स्टीरर टैंक बायो रिएक्टर और स्पार्क स्टीरर। इसमें होता क्या? ऑक्सीजन बबल प्रोड्यूस कराते हैं, इसमें ऑक्सीजन बबल प्रोड्यूस नहीं कराते। अगर आप बायो रिएक्टर को देखोगे तो उसका सिलेंड्रिकल बेस है, ये देखिए सिलेंड्रिकल बेस है। इसके अंदर रॉ मटेरियल हम लोग लोड कर देते हैं। पीएच को मेंटेन करने के लिए एसिड और बेस मिलाते रहते हैं। स्टीम मिलाते हैं ताकि कोई अनवांटेड पैथोजन ना पनप जाए। झाग बन गया तो झाग को तोड़ने के लिए फोम ब्रेकर वाली ब्लेड होती है, ऊपर वाली ब्लेड है फोम ब्रेकर, और ये फ्लैट ब्लेड होती है ताकि प्रोडक्ट को आसानी से, ऐसे देखो ये एरो बना हुआ है, ताकि प्रोडक्ट को अपनी एक्सिस पे घुमाया जा सके, सॉरी रॉ मटेरियल को अपने एक्सिस पे घुमाया जा सके और प्रोडक्ट आसानी से बन सके। और कल्चर ग्रोथ, मतलब ये जो येलो कलर का है इसमें रॉ मटेरियल डाल देते हैं जिसको कल्चर करना है, और यहाँ से स्ट्राई लेयर निकल जाती है। जो आपने यहाँ से स्टीम दिया है यहाँ से स्ट्राई लेयर निकल जाती है, और ये मीटर लगा होता है ताकि आप कितने राउंड पर मिनट ये घूम रहा है इसका आपको आइडिया लग सके, तेज़ घुमाना है धीरे धीरे घुमाना है। इसी तरह इसमें भी देखो यहाँ पे क्या होता है, ये ब्लेड लगी हुई है और ये इसकी एक्सिस है, और ये अपनी एक्सिस पे ऐसे घूमता रहता है। और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन बबल प्रोड्यूस कराते हैं, और ये है गैस इंट्रेनमेंट ये, और इससे ऑक्सीजन लिखा है बबल ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया। तो स्टीरर टैंक क्या होता है? सिलेंड्रिकल होता है या कर्ड बेस का होता है। इससे सारी चीज़ें आसानी से मिक्स हो जाती है। फैसिलिटेट मतलब आसान बनाना, सारी चीज़ों को आसान बना देता है, यानी मिक्सिंग को काफ़ी आसान बना देता है। रिएक्टर के अंदर जो जो कंटेंट डाला है उसकी मिक्सिंग को आसान बना देता है। स्टीरर फैसिलिटेट इवन मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को भी मिला देता है थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। इसके अलावा एयर कैन बी बबल्ड थ्रू द रिएक्टर, एयर को बबल के रूप में डाला जा सकता है। ये देखिए इसमें एयर बबल के रूप में डाला जा सकता है। इससे क्या होगा, ऑक्सीजन और तेजी से बढ़ जाएगी। इफ़ यू लुक द फिगर क्लोजली यू विल सी द बायोरिएक्टर हैज़ एन एजिटेटर सिस्टम। बायोरिएक्टर क्या होता है? एजिटेटर सिस्टम। देखो इसमें भी अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, इसमें भी अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, यानी ये क्या एजिटेटर सिस्टम है, यानी कि इस चीज़ों को आसानी से मिला देता है। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम भी है, फोम कंट्रोल भी किया जा सकता है, टेम्परेचर भी कंट्रोल किया जा सकता है, पीएच भी कंट्रोल किया गया था एसिड बेस मिला करके। सैम्पलिंग पोर्ट भी होता है ताकि जब प्रोडक्ट मिल जाए, बन जाए, तो आप उससे निकाल सको और समय समय पर निकाल के चेक कर लो। जैसे अल्कोहल बन रहा है, अब अल्कोहल को निकाल के थोड़ा थोड़ा चेक करते रहते कि हाँ प्रोडक्ट इज़ रेडी और नॉट। दवा बन रही है, टॉनिक बन रहा है, तो थोड़ा थोड़ा निकाल करके चेक करते रहते कि प्रोडक्ट इज़ रेडी और नॉट। ये देखिए बच्चों आजकल बहुत मॉडर्न वाले बायोरिएक्टर आ गए हैं। ये बायोरिएक्टर है, ये सब बायोरिएक्टर है फूड प्रोडक्ट बनाने के लिए। ये भी क्या है? बायोरिएक्टर। ये सब बायोरिएक्टर है, और आप देख रहे हो कि ये कितनी सफाई से प्रोडक्ट बनाया जाता है और कितनी सफाई रहती है यहाँ पर, जिससे क्या होता है बिल्कुल कंटामिनेशन फ्री हो हमारा फूड प्रोडक्ट या कोई भी प्रोडक्ट हो। जैसे यहाँ देखिए, जैसे रूह अफ़ज़ा बनाया जाता है तो इसी मेथड से बनाया जाता है। ये देखिए कोई भी ड्रिंक बनाई जाएगी, कोई फूड आइटम बनाया जाएगा, कोई दवा बनाई जाएगी, तो सब बायोरिएक्टर में ही बनाते हैं। ठीक है, लास्ट स्टेप है बच्चों डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। देखो जब किसी भी काम को स्टार्ट किया जाता है ना तो बोलते हैं आप स्ट्रीम। जब किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं, देखो स्टार्ट करते समय हमने वेक्टर लिया, फिर उसमें डिज़ायर्ड डीएनए जोड़ दिया, फिर उसके बाद उसको चेक किया कि हाँ सही है कि नहीं। फिर देखो उस वेक्टर उसको होस्ट में डाला, होस्ट ने क्या किया, फर्मेंटेशन करा दिया, फर्मेंटेशन से आपको डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल गया। अब इस डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को यहाँ से अलग करेंगे। डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को अलग करने की विधि को ही बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, क्योंकि अंतिम भाग है। इसमें 2 स्टेप होते हैं बच्चों, एक प्यूरिफिकेशन और एक सेपरेशन। प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन।
तो अंतिम स्टेप को डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। जब कोई भी चीज़ बन के तैयार हो जाए तो डाउनस्ट्रीम, और जब स्टार्ट करनी हो तो अपस्ट्रीमिंग। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक स्टेज, द प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्टेड थ्रू द सीरीज ऑफ प्रोसेस बिफोर रेडी फॉर मार्केटिंग और फिनिश आफ्टर। मतलब अगर एक बार प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया तो आपको उसको मार्केट में ले जाने से पहले या फिर उसको यूज करने से पहले कुछ सीरीज से गुजारना पड़ेगा। द प्रोसेस इंक्लूड टू थिंग्स, एक होता है सेपरेशन, अब आप इसको बायोरिएक्टर से सेपरेट करो, प्योर फॉर्म में लाओ, ये दूसरा स्टेप हो गया। एक हो गया सेपरेशन और दूसरा प्यूरिफिकेशन, विच आर कलेक्टिवली रिफर टू द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसी को बोलते हैं बच्चों डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। द प्रोडक्ट हैज टू बी फार्मुलेटेड विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव। इसके लिए प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव भी मिलाते हैं। अगर प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाएंगे तो खराब हो जाएगा। जैसे दूध आता है, मान लो कोई भी दूध है, ज्ञान दूध हुआ, अमूल दूध हुआ, नमस्ते इंडिया हुआ, इन सब दूध में देखो लिखा होता है कि बेस्ट बिफोर 2 days, बेस्ट बिफोर यूज 2 days, ठीक है ना। तो 2 दिन पहले, 2 दिन तक इसको यूज कर सकते हो, उसके बाद वो दूध खराब हो जाएगा क्योंकि प्रिजर्वेटिव केवल 2 ही दिन तक काम कर सकता है। सच फार्मुलेशन हैज टू बी अंडरगोन थ्रू द क्लिनिकल ट्रायल। और ये पता कैसे चलता है? क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं। स्पेशली दवाओं के लिए क्लिनिकल ट्रायल बहुत जरूरी होता है। अब दूध के लिए तो क्लिनिक में तो ले नहीं जाएंगे कि हाँ उसको पेशेंट को पिलाएंगे अच्छा है खराब है, उसके लिए तो हम बायोटेक्नोलॉजिकल लैब ले जाके टेस्ट कर लेते हैं। जैसे हमारी है ना FASSI, फसाई, ये क्या करती है? ये फूड सेफ्टी कारपोरेशन है और ये फूड को चेक करती है और फिर वो अपना लाइसेंस देती है। इसी से पता चलता है कि फूड सही है कि नहीं। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ेगा हर चीज़ को चेक करने के लिए। कोई भी प्रोडक्ट को चेक करने के लिए स्ट्रिक्ट क्वालिटी करना पड़ेगा कि लापरवाही, स्ट्रिक्ट क्वालिटी, ताकि एक भी पैथोजन उसमें ना हो और प्रोडक्ट हमारा 100% प्योर हो। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग जो होता है एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, ये हर प्रोडक्ट के लिए वेरी करती रहती है, हर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती है। आप जरा सोच के देखो, ड्रग्स में जो प्रिजर्वेटिव मिलाएंगे क्या वही खाने पीने की चीज़ों में भी मिलाएंगे? नहीं। तो जो प्रिजर्वेटिव हम मिलाते हैं खाने पीने में वो ड्रग्स में नहीं मिलाएंगे, जो इंजेक्शन में मिलाते हैं वो हम ड्रग्स में नहीं मिलाएंगे, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होता है। तो बच्चों आई होप सो कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को बार बार देखते रहिए बच्चों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो डेली जो क्विज होती है, जैसे अब ये चैप्टर क्लोज हो गया है तो मैं क्विज कराऊंगा, तो ये सब आपको अपडेशन मिलता रहेगा। तो बच्चों प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।